हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 जो कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेज एंड बाय लेंसेज। लेकिन हमारा जो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है बेसिकली अब हमारे यहाँ से ये नेक्स्ट एनसीईआरटी का जो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेज एंड बाय लेंसेज। तो इस वीडियो की अगर हम बात करें ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने केवल इस वाले टॉपिक की। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेज, ओके बस केवल इतना। एंड लेंसेज वाला अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। देखो, अब इसमें सर हमें पढ़ना क्या होगा, तो इसमें हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। अगर हमारे पास अगर कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, जैसे आपने मिरर के केस में आपने देखा था कि किस तरीके से आप कॉनकेव बनाते थे, किस तरीके से आप कॉन्वेक्स बनाते थे, वो मिरर के केस में हम यहाँ पे हम इसमें पॉलिशिंग कर देते थे ना इस साइड, तो हमारा ये मिरर बन जाता था। बट यहाँ पर सेम हम यही जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स एक हम स्फीयर मतलब शेप का ही हम कोई एक सरफेस लेंगे, लेकिन वो हम मिरर ना लेकर के क्या लेने वाले हैं, लेंस लेने वाले हैं। तभी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, थोड़ी बात समझ में आ रही है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा न्यूमेरिकल्स आएगा, जो कि एग्जाम्स में वो या आपका चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो या फिर अदर बोर्ड्स के एग्जाम हो, हमेशा ये पूछा है। ठीक है, अभी 2018 में ये एक इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद फिर सीबीएसई के सैंपल पेपर में, मतलब प्रीवियस ईयर वाले सैंपल पेपर में इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा। देखो, बहुत ही ईजी होता है, बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगा, है ना। तो वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से होगी, तो आपको ये लेक्चर को देखना है और चीज़ों को साथ साथ लिखते चलना है। स्टार्ट किया जाए तो फिलहाल अभी हम ये वाला टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले मेरी थोड़ी सी बातें समझ लो। अगर जो बच्चों ने ये रिफ्लेक्शन वाला पार्ट उन्होंने अगर पढ़ा है तो आपको पता होता है कि हम जो है देखो, रिफ्लेक्शन हम बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट की ना, एकदम स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है, बेसिक्स यहाँ पे हम कुछ बातें, जनरल बातें देखेंगे जो आगे बहुत ज़्यादा हेल्प हमारी करेंगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, देखो होता क्या है कि जैसे मान लो लेंस, अभी हम ये लेंस की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारा ये जो भी जो कॉन्वेक्स लेंस होता है या फिर हमारा ये जो कॉनकेव लेंस होता है, सब कैसे सारी चीज़ें पहचानी हम आपको एकदम एग्जैक्टली बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है, देखो, तो आपने मिरर के बारे में जो आपने पढ़ा था, तो आपने कहा सर ये हमारा होता है कॉनकेव मिरर, ये होता था क्या, कॉनकेव। जल्दी से देख लेते हैं। और ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है कॉन्वेक्स मिरर। मिरर की अगर हम बात करें, और मैंने आपको बताया था बच्चे कि इस मिरर में इधर का हमारा जो भी साइड होता है, यानी कि इधर वाली हमारी जो भी दुनिया होगी वो हमारी होगी रियल वर्ल्ड। ठीक है, और इधर वाली हमारी जो भी दुनिया होगी हमारी होगी वर्चुअल। बोलो, आपने अगर देखा है तो ये चीज आपको क्लियर होगी। सिमिलरली अगर आपका ये एक कौन सा मिरर है, ये आपका एक कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो आप इसके लिए भी सेम आप वही कहो, मिरर चाहे जैसा भी हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, वो चाहे कॉनकेव हो। ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉनकेव है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स है। तो इधर वाली हमारी जो साइड होगी, यानी कि ये पूरी की पूरी इधर वाली जो साइड होगी, इस साइड को हम लोग कहते थे, इस साइड को हम लोग कहेंगे रियल, और ये पूरी जो इधर की जो साइड होगी इसको हम लोग कहते थे वर्चुअल। लेकिन लेंस में जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता है। ध्यान से मेरी बात समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो कि पूरे की पूरे चैप्टर में काम आएंगी। लेंस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अब लेंस में भाई होगा क्या, लेंस अगर आप एक स्फेरिकल लेंस बनाते हो, आपने कहा कि सर आपने एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मतलब आपने एक सरफेस लिया, कैसा सरफेस लिया आपने, एक कॉन्वेक्स। अब ये लेंस है, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पे पॉलिशिंग नहीं कर रहे ना, तो लेंस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या होगा वो, चाहे आप चाहे ऐसे ले लो। ठीक है, एक बात अगर हम आपसे कहें तो, है ना, चलो आप इससे फैमिलियर हो ना, कोई बात नहीं। तो लेंस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब अब इस तरफ की जो दुनिया होगी, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा वर्चुअल, और इधर वाली दुनिया आपकी हो जाएगी रियल। ठीक है, इधर वाली दुनिया आपकी हो जाएगी वर्चुअल इस वाले लेंस के लिए भी, और इधर वाली जो आपकी जो साइड होगी, यानी कि जो भी कह लो, ये आपका एक रियल वर्ल्ड होगा, या फिर इस तरीके से जस्ट अपोजिट होता है लेंस में। क्लियर है, और आपको ये भी पता होता है, आपको ये भी पता है, ये आपको पता है या फिर नहीं पता हो तो आप मेरी बात समझो। देखो, आपने ये भी देखा था, नहीं देखा था तो अब देख लो। क्या होता है ना कि अगर हम बात करें, हमारी जो प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव, ओके, कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
तो देखो जी, अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, स्टार्टिंग का लेक्चर आपने अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा जाकर के पढ़ो। वहां पे आपको एग्जैक्टली सबसे पहले तो आपको ये भाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स का पहले तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कॉनकेव दैट मीन्स जस्ट लाइक ये आपका कॉनकेव है, ये आपका कॉन्वेक्स है। तो क्या होता है, फिलहाल अभी हम ये मिरर के केस में बात कर रहे थे, है ना। ये आपका कॉनकेव मिरर होता है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आपने पिछले वाले वीडियोस में आपने बड़ी अच्छी तरीके से क्या पढ़ी है, आपने कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, जिसमें बेसिकली हमारे 6 इमेजेस बनते थे। तो अब उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर की होगी, सेम वही प्रॉपर्टी हमारी कॉन्वेक्स लेंस की होगी, है ना। और इसका जस्ट उल्टा कर दो, क्या अगर हम कहें सर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, याद करो कॉन्वेक्स मिरर में या तो एक या तो दो, हमारी दो ही बेसिकली हमारी कंडीशन बन रही थी। तो सिमिलरली उसी तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टीज होगी ना, किसकी, कॉनकेव लेंस की, ये हमारी आपस में सेम होगी। इस चीज को ध्यान में थोड़ा सा रखना है। देखो बेसिकली अभी हमें यहाँ से लेंस वाला पोर्शन पढ़ना नहीं है, सब थोड़ी सी कुछ बातें आपको बता रहे थे जो शायद आप पिछले वाले चीज़ों से रिलेट कर लो, या फिर आगे भी हम इनका यूज़ करने वाले हैं ना, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को हमको आपको बताना था। तो उन बच्चों के लिए जो जिन बच्चों को यहाँ पे थोड़ी बातें समझ में आई, या आपने अगर वीडियो को अगर आपने स्किप किया है ना, मतलब स्टार्टिंग वाली, क्योंकि सिलेबस कुछ बच्चों का तो कटा है ना, तो वो कटा हुआ सिलेबस तो नहीं पढ़ेंगे, यानी कि जो रिड्यूस सिलेबस है आप उसको तो मतलब पढ़ोगे नहीं, जो कट गया है। तो थोड़ा सा जाकर के आप देख लेना। तो ये चीज़ें इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि अगर ये इवन आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी आप इसको पढ़ना, भले ही उसका नोट्स मत बनाओ लेकिन एक बार पढ़ लो, तो चीज़ें ज़्यादा एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ओके, देखो ना हम बात करते हैं, हमने आपको जो बताया बेसिकली हमारे पास यहाँ से 2 टॉपिक हैं, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट बात कर रहे हैं क्या, रिफ्रैक्शन, हेडिंग लगा लो अब, क्या, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ठीक है। क्या देखने वाले हैं अब हम, रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं स्फेरिकल सरफेसेस के थ्रू। ओके, तो बेसिकली हमारे देखो जो स्फेरिकल सरफेस होंगे ना, वो बेसिकली 2 तरीके के होंगे। ओके, 2 तरीके के हो सकते हैं ना। एक हमारा क्या होगा, एक हमारा होगा क्या, एक हमारा होगा ये, इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे, ये देखो ये किस टाइप का शेप अगर होता था, आप अगर ऐसा शेप अगर लेते थे मिरर में, तो आप इसको किस टाइप का शेप कहते थे, कॉन्वेक्स कहते थे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो ये जो इसकी जो सरफेस है, ये कैसे है, आपके कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये चीज़ आपको कैसे पता चल रही है, क्योंकि आपने रिफ्रैक्शन वाला थोड़ा सा पोर्शन आपने पढ़ा है, ठीक है। हमें उम्मीद करके चल रहे हैं कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, नहीं भी तो आपने 10th वाली आपके पास नॉलेज तो होगी ना थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, उसी से आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, ठीक है ना। तो एक हमारा होगा क्या, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, और एक हमारा होगा क्या, कॉनकेव। तो कॉनकेव आपको याद है, आप कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से बनाते थे, बस यहाँ पे हम पॉलिशिंग करते थे तो हमारी ये मिरर बन जाती थी, लेकिन हमें मिरर नहीं बनाना, हमें बात करना है रिफ्रैक्शन की ना। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लेंस लेना पड़ेगा। तो हम ये क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे हमारा ये क्या है, हमारा है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर है, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखो तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों ही केसेस में मैंने आपको अभी जो फॉर्मूला लिख करके दिखाया, दोनों ही केसेस में, या चाहे हम इसकी बात करें या चाहे हम इसकी बात करें, दोनों ही केसेस में हमें सेम फॉर्मूला मिलेगा। तो हम किसी एक का करने वाले हैं, और उसके बेसिस पे हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको देखने वाले हैं। क्लियर है, स्टार्ट किया जाए। चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, तो आप हेडिंग लगा लो, क्या, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। सेम हमें फॉर्मूला मिलेगा एज अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए भी, हम केवल एक देखेंगे, है ना। अब न्यूमेरिकल में हमें चाहे जैसा भी मिले, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, तो ये डिपेंड करेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ से देखो टोटल 4 कंडीशन ऐसा कहा जाता है, टोटल 4 कंडीशन बनेंगी, बट डोंट वरी, हम आपको सारी की सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। देखो समझो, तो पहले आप तो ये हेडिंग लगा लो और देखो हम समझते हैं कि क्या बोल रहा है, देखो लगा लिया हेडिंग। देखो क्या कहता है कि रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले भाई आपको कॉन्वेक्स शेप तो बनाने आना चाहिए कि सर कॉन्वेक्स शेप कैसे बनाते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग, जब ये रे ऑप्टिक्स मैंने जब स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा हमारी जो इंसिडेंट रे होती है ना, वो हमेशा लेफ्ट की तरफ से चलती है, ठीक है, हमेशा लेफ्ट की तरफ से चलती है। तो हमें बनाना है कॉन्वेक्स, यानी कि बल्जिंग आउट जो भाई हमारा जो भी पोर्शन होगा मिरर का, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम बेसिकली कॉन्वेक्स कहते थे ना। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसा ही कॉन्वेक्स एक शेप बनाना है। तो ये हमारा क्या है, एक कॉन्वेक्स शेप है, ठीक है। अब मान लेते हैं भाई, देखो
सेम वही सारी चीज़ें यहाँ से हैं, सेम वही सारी चीज़ें। क्या कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसको हम पोल बोलते थे, बट ये हमारा लेंस है ना, ध्यान समझो। अच्छा, और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कौन सी ऑब्जेक्ट है भाई? पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसको हमने बोल दिया O। क्लियर है? अब क्या हुआ, मान लो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से भाई बहुत सारी रे चलेंगी, हमें बहुत सारी रे से क्या लेना देना, हम अपनी कोई एक रे फिक्स करते हैं। हमने कहा ठीक है, यहाँ से कोई एक ऐसे रे चल रही है, इंसिडेंट रे, है ना, और हमने इसका नाम दे दिया ON। अब भाई देखो, यहाँ पर जहाँ पर ये फॉल हुई तो वहां से क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। अच्छा, एक बात मेरी बात देखो, ध्यान से समझना। जैसे मान लो अगर हम कोई एक स्फीयर लेते हैं, ठीक है, और स्फीयर लिया और हमने कहा कि मान लो हमारी कोई एक रेज थी जो यहाँ पर मान लो जाकर के फॉल हुई, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो ये देखो, ये फैक्ट होगा कि जब भी आप यहाँ पर एक नॉर्मल देखो, नॉर्मल का मतलब क्या है कि इस प्लेन पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो ये हमेशा फैक्ट होगा कि जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी वो आपकी जाकर के इसका जो भी सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो भी सेंटर होगा जाकर के वहां पर मीट करेगी। मान लो आपने कहा कि अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, नॉर्मल मतलब इस प्लेन के, जैसे देखो नॉर्मल का मतलब क्या है, जैसे आपकी ये एक प्लेन है तो ये आपकी एक खड़ी हुई लाइन, दैट मीन्स ये आपका नॉर्मल है। मान लो आपका प्लेन अगर ऐसा है तो ये एक लाइन, ऐसी लाइन, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, समझ रहे हो, मतलब ये मान लो ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है तो ये आपकी एक प्लेन है। हमें इस पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे, हम ऐसे, ये जो आपको ये जो दिख रहा है ना, इसके ये जो मार्कर है आपको जो दिख रहा है खड़ा हुआ है इस व्हाइट बोर्ड पर, ये एक नॉर्मल है इस व्हाइट बोर्ड पर, है ना। तो अगर हम यहाँ पर अगर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल भी क्या होगा, यहाँ पर जाकर के इसके सेंटर को मीट करेगा। चाहे जहाँ भी आप ड्रॉ कर लो, तो जो भी इसका नॉर्मल होगा हमेशा उसके सेंटर पर जाकर के मीट करेगा, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हम इसका यहाँ से अगर एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो मान लो कि इस पूरा हमारा ये इतना बड़ा सा क्या होता है, ये एक स्फीयर होता, बड़ा सा ये स्फीयर होता ना, ऐसे अगर हम पूरा अगर ड्रॉ करते तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका हमारा यहाँ पर C है ना, सेंटर है, ओके, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, ये हमारी जो ON है वो हमारी क्या है, एक इंसिडेंट रे है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम ये मान करके चल रहे हैं कि देखो हमारी ये जो है ये हमारी रेयर मीडियम है, ठीक है, और ग्लास के इस तरफ का जो भी पोर्शन, यानी कि हमें ये मान करके चलना है फिलहाल। देखो यही मैंने आपसे कहा कि बेसिकली चार कंडीशन होती हैं। तो अभी हम क्या लेकर के चल रहे हैं, अभी हम ये लेकर के चल रहे हैं कि अभी हमारी जो लाइट रेज है वो रेयर मीडियम से, है ना, वो डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। और हम ये मान लो कि इसके इधर का जो भी इसका जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन कैसा है, डेंसर है। कैसा पोर्शन है भाई, डेंसर पोर्शन है। तो आपको पता है कि जब भी लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। तो ये आपका है नॉर्मल, तो लाइट को तो ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, समझ रहे हो, फील कर रहे हो, लाइट को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, बट नहीं। रूल क्या होता है कि उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो अगर स्पीड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल यही है ना, इस प्लेन का नॉर्मल यही तो है। तो क्या होगी, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो गई, मान लो बेंड होकर के ऐसे चली गई, ठीक है। और इस लाइट को हमने मान लिया क्या, NI। यहाँ पर हमें जो इमेज, यहाँ पर हमने कहा कि भाई हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो थी कहीं रखी हुई थी, ऑब्जेक्ट हमारी कहीं रखी हुई थी, और फाइनली हमें उसकी इमेज यहाँ पर आई, ऐसा हमने आई उसको शो किया और हमें क्या हुई, हमें उसकी इमेज मिल गई। इतनी बात आपको आ रही है समझ में। तो देखो यहाँ पर अगर आप बोलते हो कि यहाँ पर अगर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से यहाँ तक कि आप जो भी डिस्टेंस लोगे क्या कहोगे, R कहोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको अगर इमेज मिली है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी आप उसको V कहोगे, ठीक है, V कहेंगे। और यहाँ से हमने कहा ये देखो इस पॉइंट मतलब कि इस O से लेकर के P तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते थे, U कहते थे, बोलो ही तो कहते थे ना, U होगी। और U हमेशा वो चाहे किसी भी हम लेंस की बात करें या किसी भी मिरर की बात करें तो U हमेशा कैसी होती है, हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। ये सब बेसिक सा, ये देखो ये मतलब क्या किया गया, कुछ नहीं, सिंपल, ये तो आप बना ही लोगे। चलो तो मान लो कि यहां पर जो है देखो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो क्या होगा, नॉर्मल के साथ हमारी जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये भी हमारी नॉर्मल है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो भी हमारी एंगल बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें बता दो कि आपकी जो OP है, OP क्या है, ये आपकी है OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है। और ये देखो ये आपकी जो PI है, तो PI आपकी क्या बनी, इमेज, है ना,
जो आपकी जो पी आई है वो क्या बनी है, वो आपकी इमेज की डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। ओके, अच्छा ये आपकी इमेज की डिस्टेंस है। अब देखो ओके, देखो नाउ यहाँ पे आप ये भी बता दो क्या कि आपकी जो पीसी है, पीसी का मतलब क्या है, पोल से लेकर के इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स आर बोलते हैं लोग, है ना। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम ये मानते हैं, यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है, मतलब सॉरी ये हमारी जो इंसिडेंस जो रे थी, ये हमारी जो इस वाले पॉइंट पर एक एंगल बना रही है अल्फा। भाई कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा ना अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा होगा बीटा, और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा होगा गामा। हम ये तीन एंगल खुद से मानेंगे। भाई देखो ये है ना एंगल, अब कैसे कहोगे भाई, नहीं समझे, आपने कहा सर ये अल्फा बीटा आपने गामा क्यों ले लिया, यार कोई तो एंगल होगा, कुछ तो एंगल होगा। अब किसी जैसे मान लो यहाँ से रे जो है वो किसी ना किसी एंगल पर तो फॉल जा रही होगी, इंसिडेंट हो रही होगी, तो हमने उस एंगल को अल्फा मान लिया। किसी ना किसी एंगल पर आकर के यहाँ पर फॉल हो रही होगी तो हमने उसको बीटा मान लिया। और ये नॉर्मल जो है ये इसी के साथ जो है जब मतलब ये जो नॉर्मल होगा ये हमारे इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा होगा, ये मैं इसलिए हमारा क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो जो भी एंगल बना रहा होगा मैं उसको गामा मान लिया। तो हम ये तीन एंगल मान लेते हैं, ठीक है। देखो तो हमने कहा लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा, जबकि गामा है, ठीक है, गामा आप चाहे जैसे बना लो, बी द एंगल ऑफ एंगल 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 क्या कहते हैं, मेड बाई रे, ठीक है, जो भी हमारी रे है ना, कौन सी रे है, ओ एन, एन आई, ठीक है, और एन सी, ठीक है, एंगल मेड बाई रे ओ एन, एन आई एंड एन सी ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारी ये इतनी सारी अल्फा बीटा गामा ये जो है एंगल बन रही है। देखो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, देखो ये एक डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन का एक हमेशा एक प्रोसेस होता है, ठीक है। आपने कहा सर अगर हम इस ट्राइंगल की देखो बात करें, ट्राइंगल देखो ओके, देखो ये वाला ट्राइंगल एन ओ सी, ध्यान समझो एन ओ सी, तो एन ओ सी में आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपका ये एक एंगल है, ये दो एंगल है, और ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है कि मान लो हमने कहा सर अगर मेरे पास अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल, और मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। भाई ये एंगल इस ट्राइंगल के बाहर है ना, तो क्या होता है कि ये जो एंगल होता है इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ये आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है ना, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब पता रखनी है, ठीक है। तो आपने कहा कि इन ट्राइंगल देखो एन ओ सी, ट्राइंगल एन ओ सी, तो हमारा जो एंगल आई है वो कैसा है, एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें ये पता होता है क्या कि एंगल हमारी जो आई होगी वो देखो किसके इक्वल होगी, देखो ध्यान से, जो आई होगी वो अल्फा प्लस गामा के इक्वल होगी। तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा होगी ये चीज। ओके, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सिमिलरली आप देखो फिर आप इस वाले एंगल में देखो, यहां से देखो ये चीज, एंगल एन आई सी या एन सी आई जो भी आप देख लो, ठीक है, एन सी आई में है ना, या एन आई सी में देखो, ध्यान से देखो, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है आपका, ये एक ट्राइंगल है, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल है, और इसमें आपके पास दो एंगल हैं। इसमें बेसिकली भाई किसी भी ट्राइंगल का तीन एंगल होता है, वैसी बात है, तीन ही एंगल होता है। ये आपका आर है, बीटा है, लेकिन ये जो गामा है ना ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमने कहा सिमिलरली इन ट्राइंगल एन आई सी, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा, गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं है, ये आपका आर है, ये आपका अल्फा है ना, आर की तरह लग रहा नहीं, ओके, ये आपका आर है भाई, आर और प्लस बीटा। तो यहां से आप आर निकाल लो, तो आर इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, आर को आपने यहीं पर छोड़ दिया, बीटा को आपने इधर भेज दिया, दैट मीन्स गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ये आपका बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन बने, ध्यान से समझना, इन दोनों इक्वेशन की भी हम वैल्यू रखेंगे, यानी कि आई की और आर की वैल्यू भी हम अपने, अब हम स्नेल लॉ लगाते हैं उसमें रखेंगे। तो स्नेल लॉ तो आपको पता ही है। देखो
भाई स्नेल लॉ, अब स्नेल लॉ लगाओ सर। क्यों लगा रहे हैं स्नेल लॉ? भाई देखो यार रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है, रिफ्रैक्शन का रूल ही तो था है, ठीक है, स्नेल्स लॉ। अब इसमें से पूछने वाली क्या बात है भाई? स्नेल्स लॉ, देखो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, आपको ये पता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? एन। देखो ध्यान से बात समझना, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर लिख लोगे। आपकी जो रे है, मतलब रे जो है, आपकी रे नहीं, पता नहीं किसकी रे है, ये जो रे है वो कहाँ से जा रही है? देखो मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकेंड में जा रही है। तो मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकेंड में देखो आप क्या कहते थे, आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता था जिसको आप कांस्टेंट कहते थे। आप क्या कहते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मान लो ये हमारी डेंसर मीडियम है, दैट मीन्स N2 है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे? हम इसको रिप्रेजेंट करते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, ध्यान समझना, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यही तो लिखेंगे। ये बात बताओ आपको क्लियर होगी? अच्छा, क्या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? N2 अपॉन N1। सर ये कैसे लिख दिया? देखो इधर आओ, इधर देखो, इधर आओ, इधर थोड़ा सा खुपचे में आओ, इधर देखो। सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ, ये कैसे आया ना? जिन बच्चों को ये समझ में आया आप आगे बढ़ जाओ, अदरवाइज मेरे साथ देखो। आपने कहा, देखो आप जब कहते थे सर N2 है ना, आप जब बोलते थे N21, तो N21 का मतलब आपको पता है क्या? कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये आप बोलते थे। अच्छा, तो N21 को आप अगर स्पीड के टर्म में अगर लिखते थे तो कैसे लिखते थे? हम ये लिखते थे क्या कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, ये लिखते थे, ठीक है। अच्छा, तो मान लो हमने कहा मीडियम फर्स्ट में स्पीड की लाइट को मान लो V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियम सेकेंड में स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे? V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो N21 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? V1 अपॉन V2 लिख सकते हैं। क्या करो आप इसमें C बाई C का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो N21 देखो कितना हो जाएगा? देखो ऐसा करते हैं, अगर हम इस C अपॉन V2 को ले लें, समझना, मैं ध्यान समझना, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? C अपॉन V2, बोलो ये लिख सकते हैं, इनटू इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन C अपॉन V1। और आपको याद होना चाहिए कि अगर C अपॉन V2 है तो इसका मतलब क्या है? C का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या इन एयर, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो मीडियम सेकेंड है ना, अपॉन में क्या है? मीडियम सेकेंड है। दैट मीन्स हमने कहा इसको हम यही तो कहते थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, दैट मीन्स हम इसको डायरेक्टली केवल और केवल इस C अपॉन V अपॉन 2 को हम क्या लिख सकते हैं? इस हम C अपॉन V2 को हम लिख सकते हैं N2। और मैंने आपको बताया था N2 जहां पर भी लिखा हुआ है तो वो कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि हम विद रिस्पेक्ट टू एयर ही लेंगे। अगर N2 लिखा हुआ है ना, 1 अगर नहीं भी लिखा, तो ऑब्वियस यहाँ पे बात समझनी है कि हमें यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एयर ही लेना है, ठीक है। हाँ, अगर N2 के बाद अगर मान लो 1 लगा दिया तो फिर अब 1 में हमारा कोई वो दूसरा मीडियम में हो सकता है, लेकिन अगर 1 नहीं लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी पड़ेगी कि अगर 1 नहीं लगाया दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट में क्या लिया है? एयर ही लिया है, ठीक है। तो N2 इसके जगह हम क्या रख दें? N2। तो देखो N21 इज इक्वल टू, यहाँ से आना, N21 इज इक्वल टू देखो कितना हो गया? तो ये इसके जगह हमने रख दिया N1, और इनटू इसके जगह देखो, सॉरी इसके जगह हम रख देंगे N2, और देखो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे? N1, है ना। तो 1 अपॉन N1, सो फाइनली क्या हो जाएगा? N2 अपॉन N1। ये बताओ, ये बात आपको समझ में आई? ये जो हमने इधर खोपचे में जो हमने किया, ये बात आपको समझ में आई है ना, ठीक है। कैसे आया? ये ऐसे आता है। तो N21 को हम क्या लिख सकते हैं? N2 अपॉन N1 भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? चलो अब देखो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? आपको यहाँ से मिलेगा N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, ठीक है। N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R, ओके। ये मान लो आपका जो भी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर मान लो 3rd मान लेते हैं इसे। अब देखो ध्यान समझना, देखो यहाँ पे हमने जो भी अपना लेंस हमने जो बनाया है ना, जो भी हमने अपनी स्फेरिकल हमने जो भी सरफेस बनाई है, ठीक है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल हमने जो भी सरफेस बनाई है, तो यहाँ पे ये हमारे सारे स्मॉल अपर्चर के हैं। देखो स्मॉल अपर्चर का देखो मतलब क्या है? स्मॉल अपर्चर का मतलब है कि ये कुछ बहुत ज्यादा इस तरीके से है, ठीक है। तो आप जो भी जब आपने कहा कि सर अगर स्मॉल अपर्चर का है ना, तो हम जो भी रे यहाँ पर जो फॉल करा रहे हैं, ठीक है, तो
ये बहुत ज़्यादा इसके क्लोज है, समझ रहे हो, ये इसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। देखो अगर हमने क्या सर, हमारा अपर्चर कुछ इस तरीके से है, ठीक, और जब यहाँ से जब रे जब फॉल कराओगे तो ऑब्वियसली बात है इसका एंगल कुछ थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। लेकिन अगर इसकी अपर्चर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा ऐसे बेंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे बेंड है, तो ऑब्वियसली बात है जब आप एंगल जब बनाओगे, है ना, तो वो एंगल बहुत ही लो होगा, मतलब बहुत ही कम होगा। ओके, तो स्मॉल अपर्चर यानी कि हमने ये भी जो भी देखो, हम हमेशा ये सारा का सारा केस किसके लिए लेते हैं, स्मॉल अपर्चर के लिए लेते हैं, है ना। तो हमने कहा कि सिंस सरफेस आर स्मॉल, या फिर ऐसे बना करके लिख दिया जाए, ओके, सरफेस आर स्मॉल अपर्चर, ठीक है, स्मॉल इन अपर्चर, ठीक है, मतलब उनकी जो अपर्चर वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। तो हम ये कहेंगे, देखो हमारी जो पॉइंट, अपने फिगर में देखना पॉइंट एन कहाँ पर है, आप अपने कॉपी में देखो, देखो आपकी जो पॉइंट एन है वो क्या होगी, वो हमारे इस पी के ज़्यादा क्लोज होगी। तो हमने कहा कि सो एन क्या होगा, एन विल बी क्लोज टू पी, एन क्या होगा, पी की काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, समझ रहे हो। वो तो अलग बात है कि हमने जो है आपको समझाने के लिए इतने बड़े बड़े ऐसे ज़्यादा डिस्टेंस करके दिखा दिए, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा वो क्लोज है, ठीक है। तो अगर देखो क्लोज होगा, पी अगर बहुत ज़्यादा अगर क्लोज है, मतलब एन अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है पी के, तो जो आई होंगी, ठीक है, सो आई एंड आर विल बी वेरी स्मॉल। तो आई और आर भी क्या होगी भाई, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो देखो स्मॉल के केस में भाई, स्मॉल अगर आई और आर की अगर स्मॉल वैल्यू है, तो साइन आई की जो वैल्यू होगी वो आई की इक्वल हो जाएगी, और साइन आर की जो वैल्यू होगी वो आर की इक्वल हो जाएगी, ठीक है, यही तो होगा, साइन आई की वैल्यू आई की इक्वल और साइन आर की वैल्यू आर की इक्वल हो जाएगी। अब क्या करो, ये जो आपका इक्वेशन नंबर जो थर्ड है आप इसमें रख लो। सो देखो फाइनली इक्वेशन नंबर थर्ड से आ जाओ, तो N1 R इज इक्वल टू N2 R, और सॉरी N2 R, N1 I, सॉरी N1 I इंटू इज इक्वल टू N2 R। अब क्या करो, I की और R की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखो I एंड R की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से रखते हैं, तो देखो हमें क्या मिलेगा, N1 की जगह N1 ही है, आई की जगह में क्या रखना है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू N2 की जगह N2 ही रखना है, आर की जगह क्या रखना है, गामा माइनस बीटा। तो थोड़ा सा आप सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको, N1 अल्फा प्लस N1 गामा इज इक्वल टू N2 गामा माइनस N2 बीटा। क्या कर लो, गामा को एक तरफ साइड कर लो, गामा को एक तरफ साइड करो, तो N1 अल्फा इस N2 बीटा वाले को इधर ले आओ, तो प्लस का N2 बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा N2 गामा माइनस N1 गामा, ठीक है। यहाँ से N1 अल्फा प्लस N2 बीटा को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दो, और इज इक्वल टू यहाँ से आप गामा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, N2 माइनस N1। अब यहाँ से बात समझना, देखो ध्यान समझना, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से आपको क्या बताया है कि इस फिगर में आप देखो हमने कहा कि बेसिकली हमने ये अपर्चर बहुत ज़्यादा स्मॉल लिया है। तो अब स्मॉल लेने का मतलब क्या है कि हमारी ये जो पॉइंट, ये देखो क्या करें कि अगर हम इस पॉइंट से अगर हम एक लाइन अगर फॉल कराएं M, यहाँ पर मान लो हमारी ये M है, ओके, तो ये M यहाँ पर ना होकर के क्या होगी भाई, अगर ये बहुत ज़्यादा अगर इसकी ये क्लोज है, और मान लो और ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो ना, अगर ये बहुत ज़्यादा अगर क्लोज है तो ये M भी हमारी क्या होगी, P में कॉन्साइड कर जाएगी, तो M और P अब एक ही जगह हो गए। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझ लो कि यहाँ से आपकी जो भी अल्फा बीटा और जो भी गामा, अल्फा बीटा गामा आपने जो भी एंगल माना है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, समझ रहे हो, मतलब ये इतना ज़्यादा जो एंगल दिख रहा नहीं, ये इतना नहीं, तो हमने जूम करके देखा था वैसे दिखा, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, समझो ना। ये जैसे और ज़्यादा इसको नज़दीक ले आओ, और ज़्यादा ये नज़दीक होगा, समझ रहे हो, ये और ज़्यादा नज़दीक होगा, तो ये वाली एंगल क्या हो जाएगी, और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अल्फा भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बीटा भी बहुत ज़्यादा स्मॉल है, गामा भी बहुत ज़्यादा, यानी कि ओवरऑल कुल मिलाकर के कहने का मतलब कि जितने भी एंगल्स हमारे बन रहे हैं, आई आर अल्फा बीटा गामा, वो सारे के सारे स्मॉल हैं। तो इनका अगर हम टेंजेंट पे यानी कि tan अल्फा बराबर भी हम क्या रख देंगे, केवल अल्फा रखेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू भी केवल tan बीटा की जगह भी बीटा रखेंगे, tan गामा की जगह। अब सर ये tan क्यों ले रहे हैं, साइन क्यों नहीं ले, देखो इसका रीज़न है, रीज़न क्या है देखो बताते हैं आपको।
देखो जैसे यहाँ तक आपने नोट डाउन किया, ठीक है। जैसे देखो अगर हम बात करें, जैसे आपने जो इक्वेशन नंबर आपने जो फोर्थ बनाया, ठीक है ना। तो आप में आपको क्या करना है, आपको वहां से अल्फा बीटा, क्योंकि आपने जो डेरिवेशन देखा स्टार्टिंग में उसमें तो कहीं अल्फा बीटा गामा है ही नहीं, तो हमें वहां से अल्फा बीटा गामा हटाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा को हटाने के लिए देखो, अगर हम बोलते हैं कि अगर हम लेते हैं tan अल्फा, मतलब बेसिकली अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करते हैं तो tan अल्फा, तो tan अल्फा के लिए देखो हमें क्या, हमने कहा भाई ये n जो nm हमारा है वो nm ना होकर के अब m जो हमारा p में कॉन्साइड कर गया है, तो हम देखो क्या लेंगे nm, भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने आपको बताया, मतलब आपको ये पता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये अगर अल्फा है, मतलब ये अगर आपका एंगल है, तो एंगल के सामने का क्या होता है, परपेंडिकुलर, और एंगल जिस साइड से अटैच होता है वो क्या होता है, बेस। ठीक है, बेसिकली बायोलॉजी वाले बच्चे जिनको थोड़ा बहुत मैथ में प्रॉब्लम होती है, ध्यान से मेरी बात समझो। एंगल जिसके साथ अटैच्ड होता है उसको हम कहते हैं बेस, और एंगल, इस एंगल के सामने की हमारी जो भी लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं क्या, परपेंडिकुलर। और हमेशा इसमें हाइपोटेनस फिक्स होता है। ये आपका देखो 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा, एक 90 डिग्री होगा। तो हमेशा ध्यान से समझना, 90 डिग्री के सामने वाली जो भी साइड होती है ना, वो हमेशा और हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो फिक्स है। अब रही बात बेस की और परपेंडिकुलर की, तो ये आपकी होगी परपेंडिकुलर और ये आपकी होगी बेस। तो tan थीटा आप क्या लगाओगे, nm अपॉन om, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और nm की जगह आप np भी लिख सकते हो, या om की जगह आप op भी लिख सकते हो, लिख सकते हो ना भाई। हमने कहा ना कि हमारी ये जो m है हमारी ये जो m है वो कहाँ कंसाइड हो गई है, वो हमारी कंसाइड हो गई है p में, ठीक है। तो देखो हमने कहा, ध्यान से ये फिगर में आप समझना, ओके। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 4 को लेकर के सारी चीजें थोड़ी सी मिटाते हैं, ओके। देखो इतनी चीजें आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लियोगे, है ना, ओके। देखो चलो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 था, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ से देखो समझना, हमने कहा सर हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए, ओके। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू देखो हमें कैसे मिलेगी, अगर हम अप्लाई करते हैं क्या, देखो हम अगर हम इस वाले ट्राइंगल में लें क्या, ओ एन एम में लें, और एन ये हमारा एंगल है ना। तो ओ एन एम में हम ऑब्वियस सी बात है हम अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये आपकी परपेंडिकुलर है, और ये जो जिस एंगल से हमारी जो साइड अटैच होती है वो हमारा बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने का एंगल साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू देखो होता क्या है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये चीज बता दोगे क्या, कि सिंस देखो हमारी जो पॉइंट m है ना, वो काफी ज्यादा क्लोज है किसके, p के। तो इसकी वजह से हमारा जो अल्फा बीटा गामा भी जो होगा वो, यानी कि देखो ये बहुत ज्यादा क्लोज है ना, मतलब इसकी अपेचर बहुत ज्यादा छोटी है, ओके, बहुत ही स्मॉल अपेचर के हैं ये, है ना। तो इस वजह से इनके एंगल्स भी काफी स्मॉल होंगे, ओके। तो हमने कहा देखो हम इसमें लेते हैं ट्राइंगल ओ एन एम में लेते हैं, तो हमें देखो क्या मिलेगा, tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, अब होता है क्या भाई, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, nm, क्या है भाई, परपेंडिकुलर nm अपॉन बेस क्या है, देखो om, बेस क्या है om। तो हम om ना लेकर के, हमने कहा भाई ये बहुत ज्यादा नजदीक है, तो om ना लेकर के क्या ले ले, op ले ले, तो OP ले सकते हैं डायरेक्टली, बताओ, ओके। सिमिलरली फिर देखो tan बीटा की बात करते हैं, बीटा। अब सर अगर हम tan बीटा लेंगे तो उसके लिए भी सर हमें एक 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल ढूंढते हैं। देखो अगर आप tan बीटा लेते हो, ठीक है, तो बीटा भाई tan बीटा पाइथागोरस हम तभी अप्लाई कर पाओगे जब 90 डिग्री का ट्राइंगल बना हो। तो देखो कौन सा आपको ट्राइंगल लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा NMI। तो इसमें देखो अगर, अब चलो आप मेरे को बताओ कि अगर ये बीटा है, अगर ये बीटा है, ठीक है, ये अगर मतलब कोई एंगल है, तो बताओ बेस क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बेस क्या होगा, ये आपका बेस होगा। और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बीटा हो थीटा हो चाहे जो भी हो, फॉर्मूला क्या होता है tan का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर देखो कितनी है, mi, परपेंडिकुलर कितनी है, सॉरी परपेंडिकुलर कितनी है, nm, तो nm इंटू अपॉन बेस, बेस देखो कितना है, mi, समझना mi। तो हम mi ना लेकर के pi ले सकते हैं क्या भाई, ये बहुत ज्यादा नजदीक है, ये आपस में कंसाइडेड है, तो हम pi ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब tan गामा, चलो अब tan गामा का अब खुद से करके बताओ मेरे को, tan गामा का आप कैसे करोगे। तो tan गामा में देखो सब सर ने क्या बताया भाई, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल देखो ये है आपकी NMC इस गामा के लिए ना। तो देखो गामा है, तो अगर ये गामा अगर इस वाली साइड से अटैच है, तो ये MC हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई बेस, और ये हमारी ये NM क्या हो गई, हमारी ये हो गई परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा देखो, tan गामा इज इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स NM अपॉन बेस, बेस क्या हमारा MC, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया। देखो जिन बच्चों को साइन कॉस में अभी भी प्रॉब्लम होता है, बेसिकली स्पेशली बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना, क्योंकि मैथ्स वाले तो भाई अपना ट्रिक बना लेते हैं,
क्या होता है आप ये याद रखो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको याद रखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये ध्यान से समझो बायोलॉजी वाले बच्चे, ठीक है, याद रखते हैं क्या, पी बी पी अपॉन एच एच बी। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनके लिए हम क्या, तो उनको पता होता है लाल बटे के बोलते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो फर्स्ट वाला जो रेशियो है यानी कि पी अपॉन एच, ये हमारा शो करेगा साइन। ये जो सेकेंड वाला रेशियो है यानी कि बी अपॉन एच, ये हमारा शो करेगा कॉस, ठीक है। और ये जो थर्ड वाला रेशियो है यानी कि पी अपॉन बी, ये हमारा शो करेगा टैन। सब सीरीज से होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला शो करेगा साइन, सेकेंड वाला शो करेगा कॉस, थर्ड वाला शो करेगा टैन, ठीक है। देखो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उल्टा लेना है तो उल्टा ले लेता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, समझ गए। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक का क्या होता है हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन। तो ये बात याद रखनी है ना। और ये लंब बटा कण आधार वाला तो आप जान ही रहे हो, है ना। चलो तो ये याद रख लोगे तो आपको कोई भी फॉर्मूला जो है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पी बी पी अपॉन एच एच पी ये रट लो, 6 के 6 फॉर्मूला आप समझ में आपको आ जाएगा। ओके, पी बी पी अपॉन एच एच पी क्लियर है, मिटा दिया जाए। चलो भाई मिटा देते हैं, सब चीज़ें छोटे समय के लिए रहनी चाहिए, नहीं कोई बात नहीं, आप लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो क्या करते हैं इन सभी की वैल्यू, यानी कि देखो हमने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो ये टैन अल्फा, हम टैन अल्फा की जगह, यानी कि हमने कहा भाई एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी जो है देखो जैसे जैसे हमारी एंगल मतलब अगर छोटी होती जा रही है तो हम केवल टैन अल्फा ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं, इसमें बीटा ना लिख करके बीटा भी लिख सकते हैं, और गामा लिख सकते हैं। भाई जैसे आप अपना जब वो देखोगे ना साइन जीरो, कॉस जीरो, टैन जीरो, ठीक है। तो एंगल अगर छोटी होती जा रही है तो हम टैन को क्या कर सकते हैं, हटा दें, है ना। दैट मीन्स टैन अल्फा इज इक्वल टू केवल अल्फा बचा, टैन बीटा इज इक्वल टू केवल बीटा बचा, और टैन गामा इज इक्वल टू केवल गामा बचा। ओके, क्या करो इक्वेशन में फोर्थ में रख लो, देखो एन वन इंटू अल्फा, अल्फा की देखो वैल्यू कितनी है, तो अल्फा देखो हमारे पास है एन एम अपॉन ओ पी, फिर प्लस एन टू इंटू एन एम अपॉन पी आई, है ना। बीटा, बीटा की वैल्यू हम रख रहे हैं क्या, पी आई इज इक्वल टू, फिर देखो गामा, तो गामा की जगह गामा ही छोड़ दिया, अपॉन एन टू, सॉरी गामा की जगह गामा नहीं छोड़ना है, गामा की वैल्यू रखनी है, क्या है एन एम अपॉन एम सी। देखो फिर ये क्या बचेगा ब्रैकेट में एन टू माइनस एन वन, ये तो बचेगा। अब देखो ये हम सभी में से एन एम कॉमन लेकर के कट कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली मत कट कर देना। क्या हुआ, सभी में से देखो एन एम है ना, तो एन एम देखो क्या कर लो कॉमन ले लो, बात मेरी समझो। क्या बचेगा एन वन अपॉन ओ पी प्लस एन टू अपॉन पी आई, ये एन टू है अपॉन पी आई इज इक्वल टू एन एम, ये ऑलरेडी कॉमन है एम सी, ठीक है, और एन टू माइनस एन वन अपॉन एम सी, ऐसे भी हम यहाँ पे चाहो तो करके आप लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये देखो ये एन एम से एन एम ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास एन वन अपॉन ओ पी, और आप अपने फिगर में देखो कि ओ पी की वैल्यू क्या है यू, तो क्या रख दें एन वन अपॉन यू, बात समझ में आई, प्लस प्लस एन टू की जगह एन टू छोड़ देते हैं अपॉन पी आई। अब अपने फिगर में देखो पी आई का मतलब क्या है, पी आई का मतलब आपने क्या बताया है पी और आई, पी आई का मतलब क्या है इमेज की डिस्टेंस, दैट मीन्स वी। अच्छा यहां से एक मेरी बात समझना, u है तो u को बेसिकली हम कैसे लेते हैं, माइनस में लेते हैं। भाई u कैसे होता है, हमेशा माइनस में होता है ना, तो क्या कर देंगे माइनस का u। v देखो v इस साइड बन रही, v हमारी जो है इमेज इस साइड बन रही है, तो इस मतलब मैंने आपको बताया था ना कोऑर्डिनेट जो हम जो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इस साइड वाली डिस्टेंस को हम देखो क्या लेंगे, यानी कि p से इधर की जो भी डिस्टेंसेज होगी वो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो क्या ले ली जाए पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव v इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन देखो एम इंटू सी, तो एम इंटू सी का मतलब क्या है आर, क्लियर है। तो इसको ऐसा करते इसको बाद में रख लेते, इसको पहले रख लेते हैं, दैट मीन्स एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। फिलहाल ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला अपना एक फॉर्मूला, है ना, किसके लिए, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। सेम यही फॉर्मूला हमें मिलेगा जब हम हेडिंग लगाएंगे क्या, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव स्फेरिकल सरफेसेस, है ना, सेम यही फॉर्मूला मिलेगा, सेम बात समझना। अब देखो यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, जैसे आप कहते थे ना वो मिरर वाले केस में आपको जो मिरर का जो फॉर्मूला मिला था वो कॉनकेव के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों के लिए सेम मिला था, तो वैसे इसके लिए भी सेम मिलेगा। लेकिन अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यहाँ से ये है, अब जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना वो देखो क्या है। तो आप ये देखोगे कि हमने ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई किया है, तो हमने कहा है कि सर हमारी जब लाइट रेज कैसी ट्रेवल कर रही है, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर,
ये फॉर्मूला हमने किसके लिए अप्लाई किया है, जब हमारी लाइट रे रेयर से डेंसर के लिए ट्रेवल चल रही है, मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है, तब हमें ये फॉर्मूला मिला है। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे 4 केसेस हो सकते हैं। अब क्या होगा कि मे बी ऐसा हो सकता है कि हमारी जो लाइट रेज है वो डेंसर से रेयर की तरफ चले। मे बी इधर वाला पोर्शन क्या हो सकता है, बस नहीं समझे आप, सेम फिगर बनाओ, बस क्या रख लो, इधर आप जो है N2 रख लो, ठीक है। दैट मीन्स इधर आपकी डेंसर मीडियम हो गई और इधर आपकी जो है रेयरर मीडियम हो गई। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो अगर ऐसा होगा, ध्यान समझना, अगर ऐसा होगा तो इसमें बस देखो हमारी जो N1 और N2 है वही क्या हो गई, वही तुम्हारी चेंज हुई है, नहीं समझे भाई। अब N1 इधर चला गया, N2 इधर आ गया, इमेज अभी भी तो इधर बनेगी, यानी कि बस N1 और N2 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि अब देखो बात समझो, अगर हम बोलते हैं सर क्या हमारा अगर न्यूमेरिकल अगर कुछ ऐसा दे दिया जिसमें हमारी लाइट रेज कैसे ट्रेवल कर रही हो, डेंसर से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, अभी हम इसके बेसिस पर लगाएंगे इसके बाद। जस्ट अगर हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो भाई अब N1 और N2 की पोजीशन क्या हो गई, बदल गई। तो देखो अब हमें क्या मिलेगा, अगर हम ये कहेंगे कि डेंसर टू रेयर, ओके, डेंसर टू रेयरर, तो देखो क्या मिलेगा, अब N2 की जगह देखो कितना हो जाएगा N1, तो N1 अपॉन V माइनस N1 की जगह देखो कितना हो जाएगा N2 अपॉन U, सॉरी N2 अपॉन U, सब सारी वही चीज़ें, इसमें भी पोजीशन बदल दो। दैट मीन्स अब ये हो जाएगा N1 माइनस N2 अपॉन R। बस ये थोड़ी सी चीज़ है जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। क्लियर है, लगाया जाए अब न्यूमेरिकल्स, इतनी बात आपको समझ, बहुत ही ईजी है, ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल की देखो एक खास बात है कि न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे तो हम जो इमेज बनाएंगे ना वो हमारा एक एज्यूम्ड इमेज होगा। होता क्या है कि जब हम सारा का सारा जो हमारा जब आंसर आ जाता है ना तो फिर हम इमेज बनाते हैं, लेकिन अब ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, फिर भाई अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक रफ इमेज बनाना पड़ेगा, तो वो रफ नहीं होगा, वो हमारा एग्जैक्टली फेयर ही इमेज होगा, लेकिन अभी हम एक गेस बेसिस पर इमेज को बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए न्यूमेरिकल्स को। इतनी सारी चीजें आप पहले समझ लो, वीडियो को बंद करो और देखो कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है मेरे को समझने में, कहाँ पे सर मेरे को जो है मतलब ध्यान दे करके समझना है, कहाँ पर कुछ जो है पॉइंट्स हम छोड़ रहे हैं, हम कुछ भूल रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स कई बार आए हुए हैं क्वेश्चन, सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ था, पिछली बार की बात हम कर रहे हैं, और यूपी बोर्ड में या अदर बोर्ड में ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, आगे तो अच्छी बात है, नहीं आगे तो कोई बात नहीं, आप ध्यान तो रखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, टेंशन नहीं लेना, बहुत आसान है, सारे के सारे हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे, ओके। बस ये चीज क्लियर रखो ना, आपको ये चीज क्लियर है ना कि ये चीज इधर देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये इस केस में आप क्या लोगे, इधर की आपकी जो भी डिस्टेंसेज होगी वो कैसी लोगे, पॉजिटिव, ये सारी सब आपको पता है। इधर ऊपर वाली अभी हम इसका अगले वाली वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जब हम बात करेंगे अपने लेंसेज की, स्पेशली कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज की जब हम बात करेंगे ना, बहुत ही इजी सा नेक्स्ट वाला जो वीडियोज है, नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, ठीक है। बट कोशिश आप ये करना कि इस वीडियोस को देखने के बाद जिन बच्चों ने स्टार्टिंग के वीडियोस अगर रिफ्लेक्शन वाले वीडियोस दैट इज मिरर वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर से देख लेना, बस नोट्स मत बना लेकिन देख जरूर लेना, ठीक है। स्टार्ट किया जाए, देखो न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, पहले एक सिंपल सा हम लोग न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखो जी, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है, आप ये खुद से भी कर सकते हो। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आर आप में इसमें कैसे लोगे, प्लस में लोगे या माइनस में लोगे। यू तो ऑलवेज हमें माइनस में ही लेना है, हम चाहे जो भी लेंस ले चाहे जो भी मिरर ले, यू को हमेशा माइनस में ही लेते हैं, है ना। तो आर देखो ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते, कह रहा है कि लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास। ओके, तो देखो सिंपल सा ये क्या बोल दिया, कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास, मिरर तो बोला नहीं है भाई। एग्जाम में अब ये क्वेश्चन ऐसे इस वाले ऐसे तो नहीं आएगा ना कि नहीं भाई ये इस टॉपिक का है, वो तो कहीं से भी दे देगा। तो आपको क्या समझना है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास मतलब कोई एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास है। तो जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं हम सब सारी की सारी डिस्टेंसेज यहाँ से मेजर करते हैं। अब देखो कह रहा है कि जो स्फेरिकल जो सरफेस जो ग्लास है, ग्लास का जो सरफेस मतलब जो ग्लास है ना, उसकी जो है क्या दे, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देती गई है। देखो गिवन क्या है, तो सबसे पहले गिवन हमारे पास n इज इक्वल टू दे दिया है कितना, दैट मीन्स अब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और देखो ध्यान से समझो, कह रहा है कि लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर, एयर से जा रहा है कहाँ, एयर से जा रहा है हमारा डेंसर मीडियम में, दैट मीन्स ये हमारा एयर है, और इधर का ये जो भी हमारा पोर्शन है ना, ये सारा का सारा हमारा कैसा पोर्शन है, ये हमारा डेंसर पोर्शन है। तो एयर रेयर से जा रहा है, रेयर से जा रहा है डेंसर में। ओके, तो ये हमारा किसका दिया, हमारा N2 का दे दिया, ठीक है।
N2 इज इक्वल टू देखो कितना दे दिया 1.5 दे दिया है। अब R बात करते हैं R की, तो R सर यहाँ पर कैसा लग जाए 20 सेंटीमीटर ये जो है, अब ये प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे? देखो अब ऐसी बात है, अगर आपने ये एक कैसा बनाया, आपने ये एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास बनाया ना, तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास के लिए आपकी जो ये अभी हम वो नॉर्मल डबल कॉनकेव डबल कॉन्वेक्स वाले में नहीं जा रहे हैं, अभी हम नॉर्मल ये देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास है तो इस केस के लिए आप आर देखो कैसे लोगे, पॉजिटिव, यानी कि इसकी जो आर होगी वो भी तो इधर की साइड होगी। जब भाई आपने ये एक बनाया, ठीक है, यहाँ पर आपने पी लिया, तो पी के इस तरफ वाली डिस्टेंस पॉजिटिव, अगर पी की इस तरफ वाली डिस्टेंस की बात करते हो तो नेगेटिव, तो आर कहीं इधर ही तो होगा, ठीक है। सी यहाँ पर होगा कहीं, और सी और आर के बीच की डिस्टेंस, तो आर हम कैसे ले लेंगे प्लस का 20। यही इंपॉर्टेंट है ना, यही चीज देखनी कि कब पॉजिटिव लेना और कब निगेटिव। ओके, ध्यान से ये बात समझना, क्योंकि इसके बेसिस पे फिर हम अपने अगले वाले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील करेंगे। देखो अच्छा, यू कितना देखो दे दिया है, यू इज इक्वल टू, तो हमेशा माइनस में रहेगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, मतलब यू मान लो कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है माइनस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैसी माइनस का 10 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है कि एट व्हाट पोजीशन इज द इमेज फॉर्म, डायमेंशन को वी निकालना है। तो बस हो गया भाई, स्फेरिकल के लिए आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला देखा है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। तो हमारी ये रेयर है, रेयर से हमारी लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर में, तो रेयर से डेंसर के लिए दैट मीन्स हमने जो फर्स्ट जो कंडीशन में अप्लाई करी दैट मीन्स कौन सी, एज वी नो हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। ये तो अप्लाई करेंगे, हम ये फॉर्मूला जानते हैं भाई, रख दो इसमें सभी की वैल्यू रख लो। तो N2 देखो, N2 कितना दिया है 1.5 अपॉन V आपको निकालना है माइनस N1, भाई एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, ध्यान रखना, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितनी लेकर के चलते हैं 1 अपॉन यू देखो आपको दे दिया है कितना है माइनस का 10, और इज इक्वल टू N2 देखो, N2 कितना दिया है 1.5 माइनस N1 कितना है 1 अपॉन R देखो दिया गया क्या, हाँ दिया है भाई 20 दे दिया है। इसको सॉल्व कर लो तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दैट मीन्स ये देखो कितना हो गया 1.5 अपॉन V और प्लस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1.5 में से 1 चला गया, कितना बचेगा 0.5 अपॉन R कितना है 20। ओके, तो इस 1.5 अपॉन V को इधर ही छोड़ दो, इसको इधर ले आओ, तो देखो कितना हो जाएगा। ऐसा करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, अब जिस भी तरीका आप जो भी मेथड अपना अप्लाई करो, आप शायद बहुत अच्छे तरीके से कर ले रहे होगे, है ना। तो कुछ तरीका देखो ऐसा है कि हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम ऐसे पॉइंट को क्या कर लें, मतलब पॉइंट को हम चेंज कर ले, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 200 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको ऐसे ही रहने दो 0.5 अपॉन 20 माइनस का 1 अपॉन 10, चाहे बहुत सारे तरीके यार, है ना। आपको अब यहाँ से खुद से कर लेना चाहिए था, मेरे को यहाँ से करना चाहिए था क्विट, और आप ये खुद से कर लोगे 20 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे भाई, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 2 अपॉन 2 करना पड़ेगा, है ना। दैट मीन्स ये आपका 0.5 ही रहेगा और ये माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। तो ओके, देखो यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो कितना आ जाएगा, 1 मिनट यार, देखो यहाँ पे आपकी यू है ना जो वो है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, माइनस का 100 सेंटीमीटर कर लो। यू की वैल्यू कितनी है माइनस का 100, तो प्लस का 100 हो जाएगा, इधर आएगा 100 हो जाएगा, समझ गया, ध्यान समझना, 100 कर लो बस, सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे बस केवल थोड़ा सा आपको करना है 100, ये कर लिया, ठीक है। देखो 1.5 अपॉन V इज इक्वल टू, तो ऐसा करते हैं इसको भी 2 अपॉन 2 को रहने दो। देखो कितना है यहाँ पर है मेरे पास, तो क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा कर दो कि चलो इनके डिनोमिनेटर को आप सेम करो, तो देखो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब ऐसा करते हैं ना, एक मिनट यार, देखो क्या कर रहे हैं, देखो कुछ नहीं करना, सिंपल आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको क्या करो, यहाँ पे भाई जैसे 20 है तो यहाँ पे भी आप 100 बनाओ, तो 100 बनाने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कहा सर 100, ठीक है। अब 100 बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने 5 अपॉन 5 किया, तो 5 से देखो कितना हो जाएगा, 5 5 25, दैट मीन्स 2.5 माइनस 1 हो गया, सो 1.5 अपॉन V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 1, दैट मीन्स ये आपके पास कितना बचेगा, आपके पास 2.5 में से 1 गया, कितना बचेगा 1.5 अपॉन 100, 1.5 से 1.5 कैंसिल, तो सो 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, सो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस का 100 क्या सेंटीमीटर, यानी कि जो V होगी वो कैसे आ रही है प्लस, यानी कि इसी तरफ बन रही है, इस तरफ, ठीक है, P के इस साइड राइट साइड बन रही है, P के राइट साइड बन, क्लियर है। ये आपका सिंपल सा, ज्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलो हम एक अब बड़े वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप जो है खुद से कर लोगे। स्टार्ट किया जाए, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखो अच्छा, ये है आपके पास क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये आया हुआ भी सैंपल पेपर में भी, ये भी आया है, ठीक है। और यूपी बोर्ड 2018 में भी ये आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं यूपी बोर्ड का क्वेश्चन सर हम नहीं लगाएंगे, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। ये देखो सैंपल पेपर में 2012 में क्या बता दे इस बार, ठीक है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखो हम डिस्कस करेंगे, एक्जैक्टली समझेंगे क्या है, कैसे लगाना है, और इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप उनको इजीली सॉल्व कर लोगे। सेम ऐसे न्यूमेरिकल्स है, बट आप एक तो पहले समझ लो। तो क्या बोल रहा है कि स्फीयर ऑफ ग्लास है, is of 20 सेंटीमीटर diameter, a parallel beam enters it from one side, एक साइड से एंटर किया, where will be beam is focused, तो बीम किधर, बीम जो है वो किधर की तरफ फोकस्ड होगा, फ्रॉम अदर साइड आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये वाला पॉइंट हर जगह हर क्वेश्चन में चेंज करता है। इसमें से बोला है कि अदर साइड आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो समझो, तो हम एक इमेजिन करते हैं कि क्या है, एक हमारे पास एक मतलब एक स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है। तो स्फेरिकल ग्लास कुछ ऐसा ही तो होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास है। आप अपना सर्कल अच्छे से बनाओगे, है ना। HB पेंसिल का यूज़ करना अगर आप बनाना, अगर फिगर बनाना, वैसे नोटिफिकेशन आया था कि HB पेंसिल का बेसिकली यूज़ किया जाता है अगर बच्चे अगर फिगर बनाना चाहें तो, HB, ठीक है। देखो तो ये आपकी क्या है, एक स्फीयर है, ग्लास की एक स्फीयर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्फीयर ऑफ ग्लास दिस डायमीटर अ पैरेलल बीम एंटर्स इट फ्रॉम वन साइड। तो मान लो भाई, देखो क्या है, क्या है मेरे पास कि इसको सबसे पहले ये बता दो कि भाई यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। और मान लो इस पॉइंट पर मान लो P1 है और इस पॉइंट पर हमने मान लिया P2। देखो ऐसा समझो कि ये ऐसे होता समथिंग कुछ, दो अलग अलग हमारे स्फेरिकल पार्ट होते हैं, बट हम दोनों को एक ही में मिला करके हमें लेना है। कह रहा है कि स्फीयर ऑफ ग्लास है ना, पूरे एक स्फीयर ही है, ठीक है। इसलिए हम ये पूरा का पूरा पोर्शन ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन के लिए हम लेते हैं तो मान लेते हैं कि हमारा ये P1 है, और इस वाले पोर्शन के लिए हम P2 मान लेते हैं। क्या कह रहा है कि हमारी जो रे है वो कैसे एंटर कर रही है, पैरेलल टू द, देखो पैरेलल बीम है, ओके। तो पैरेलल बाई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो मान लो हमने एक पैरेलल बीम जो है एंटर कराया, ये हमारी पैरेलल बीम क्या हुई, मान लो हमने इसका नाम दे दिया S और A, ठीक है। ध्यान समझो, एक क्वेश्चन ध्यान समझो, उसके बाद आप कर लोगे। देखो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि मान लो ये आपका जस्ट कुछ वैसा ही वाला क्वेश्चन हो गया कि मान लो अगर ये पूरा एक स्फीयर मान लो अगर नहीं ऐसे बनाते, है ना, तो ये जस्ट लाइक आपका ये कॉन्वेक्स वाला एग्जांपल हुआ। तो आपने कहा कि मान लो हमारे इस ग्लास के बाद इधर की पूरी मीडियम क्या है, पूरी की पूरी मीडियम क्या है, डेंसर है। मतलब आपने कहा सर ये एयर है, ठीक है। अब इसके बाद का ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, ये पूरा मान लो अगर डेंसर है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों मान रहा सर डेंसर क्यों, देखो कहने का रीजन क्या है ना कि अब क्या पता, जैसे जब इसका जब रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो मान लो कि ये कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्शन हुआ, मतलब ये एक ऐसे, मतलब हमने कहा कि ये पूरी की पूरी हमारी मीडियम कैसी डेंसर है, समझ रहे हो, ये पूरी की पूरी मीडियम कैसी है, डेंसर है। तो रिफ्रैक्शन कुछ ऐसा होगा, एक ही बार में पूरा का पूरा हमें इमेज जो है हमें इस वाले पॉइंट पर मिल जाएगा, और इस वाले पॉइंट को हमने मान लिया आई डैश। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना, ये पूरी की पूरी हमारी इधर वाली मीडियम कैसी है, डेंसर है। तो ओवरऑल हमारा एक रिफ्रैक्शन होगा जो कि हमें यहाँ पर हमें मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट थी इनफाइनाइट पे, भाई अगर पैरेलल रेज आ रही है तो पैरेलल रेज आने का मतलब क्या है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। तो हमें इमेज देखो कहाँ मिला, यहाँ पर मिला। ध्यान समझना, इमेज हमें यहाँ पर मिला। अब ये जो इमेज है ना, देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी बीम इज फोकस्ड फ्रॉम अदर साइड आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब कहाँ पर फोकस्ड होगी, अदर साइड से। तो अदर साइड तो ये है, ठीक है सर। हम अपना ये अपना एक स्फीयर हम अपना ले लेते हैं, ठीक है। हमें अपने स्फीयर को स्फीयर ही रखना है। कह रहा है कि इस पॉइंट से हमारी जो भी हमारी जो रिफ्रैक्शन के थ्रू हमारी जो भी इमेज बन रही होगी वो किधर बन रही होगी। देखो कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही बन रहा हो, मे बी इधर भी बन सकता था, लेकिन हमने अभी ये मान करके चल रहे हैं ना कि अभी हमारी ये वाली लाइन अभी नहीं है, ये वाली लाइन अभी नहीं है, ये वाला पार्ट अभी नहीं है। तो भाई ये पूरा का पूरा मीडियम कैसा है, डेंसर है। तो डेंसर है तो चलो एक ही बार रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पर मिला, ठीक है। क्योंकि जैसे बोल दिया 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर भाई कितना बड़ा हम सर्किल बना लें, कितना बड़ा सर्किल बना लें। 20 सेंटीमीटर का मतलब समझ रहे हो कि कितना बड़ा सर्किल, क्या पता ये जो रिफ्रैक्शन शायद यहीं पर कहीं हो जाए। तो इसलिए अभी हम थोड़े समय के लिए इसको अभी हम नहीं मान रहे हैं कि ऐसी अभी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है। बस केवल आपके पास ये एक क्या है, आपके पास एक इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है केवल, ठीक है। और मान लिया कि यहाँ पर ऐसा मिला, ध्यान समझना। अच्छा,
तो यहाँ पर जब यहाँ पर ये फॉल हुआ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारा नॉर्मल होगा, मतलब ये नॉर्मल होगा। मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल कहाँ से हमारे जाकर के टच करेगी, हमारे इस सी को जाकर के टच करेगी। ठीक है, ये नॉर्मल होगा। अब देखो, हमने कहा कि हम एक केस देख रहे हैं, मतलब हमने कहा कि जब हमारी पूरी की पूरी इसके बाद, इस ग्लास के बाद की पूरी मीडियम कैसी है, डेंसर है। डेंसर हम किस सेंस में लिए हैं, क्या पता हमारा सर्किल ये इतना बड़ा हो, मतलब हम ये जो यहाँ पे ऐसे बना ना, ये क्या पता ये पूरा का पूरा ऐसे इतना बड़ा हो, इसलिए हमने ये मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लिया, बात समझो ध्यान से। ठीक है, तो हमने कहा कि फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस, मान लो कोई भी एक सरफेस ले लो, मान लो हमने कहा ये हमारा मान लो है पॉइंट ए, मान लो ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये तो हमने कहा कौन से वाले सरफेस पर देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, P1 ए पर जब होगा एट फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस A P1। देखो जब A P1 पर होगा तो क्या होगी, हमें जो इमेज है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, आई डैश पर, है ना। क्या मिली, वी गेट इमेज एट आई डैश पर हमें इमेज मिली है। ठीक, ओके। तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। देखो बेसिकली आपने क्या कहा, याद करो, तो यहां से यहां तक आप बोलते थे ना, जैसे बेसिकली अगर हम P को अगर यहां मानते थे तो हम बोलते थे ना सर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम क्या लेते थे, V लेते हैं। तो यहां से इस P1 से लेकर के इस आई डैश के बीच की हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। कैसे मेजर करेंगे, तो वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, देखो रेयरर से हमारी लाइट जो है वो रेयरर से किधर जा रही है, डेंसर की तरफ जा रही है ना। तो याद करो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है तो आप क्या लगाओगे, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। अच्छा, क्या R दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या कह रहा है कि जो R है आपका, देखो ध्यान से देखो, 20 सेंटीमीटर डायमीटर, यानी कि ये जो सर्कल है वो 20 डायमीटर, मतलब इसकी डायमीटर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 10 होगी। बोलो होगी ना। अच्छा, अब मेरे को आप ये बता दो कि हम ये जो 10 लेंगे वो कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे। तो अगर आप इस वाले केस की अगर बात कर रहे हो सर, इस वाले केस की अगर बात कर रहे हो ना, इस वाले केस की अगर बात कर रहे हो, तो इसके लिए आपको आर देखो कैसी लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। तो केवल अगर इस सरफेस पर अगर रिफ्रैक्शन हो रहा हो, ध्यान से मेरी बात समझना, अभी चेंज होगा, लेकिन अगर हम इस सरफेस पर अगर हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो इस सरफेस के लिए हम देखो आर कैसे लेंगे, 10 लेंगे। तो हमने आर की जगह हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। और N2 दैट मीन हमारी ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N1 हमारा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, V हमें निकालना है। और U हमें पता है, U हमें कहाँ से आ रही है, देखो U कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। U कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। ये S इधर बहुत कहीं दूर से आ रही है ना, तो U की जगह हम क्या रख लेंगे, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप बता दो कि आपकी देखो, आपकी जो वेयर जो N2 है वो है 1.5, N1 है एयर के लिए 1, और U हम कितनी लेंगे, माइनस का इनफाइनाइट, और R कितना लेंगे, प्लस का 10। ठीक है, हो गया, रख दिया जाए, चलो रख दो। देखो कितना आ जाएगा V की वैल्यू, तो N2 की वैल्यू कितनी रखनी है, 1.5 अपॉन V देखो कितना है हमारे पास, V हमें निकालना है। ओके, माइनस N1 अपॉन इनफाइनाइट, हटा दो इसको, ये वाला पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, हट गया। N2 की वैल्यू कितनी रखनी है, 1.5 माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू कितनी रखनी है, प्लस का 10। ठीक है, सो देखो कितना हो जाएगा, 1.5 अपॉन V इज इक्वल टू 1.5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, 0.5 अपॉन 10। सो देखो ये कितना हो जाएगा, V, एक मिनट, 1 अपॉन V इज इक्वल टू, इस 1.5 को इधर भेज देते हैं तो 0.5 अपॉन 10 इंटू 1.5 है ना, ऊपर नीचे हम जो है 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 0.5 से ये 5 बन जाएगा। सो 1 अपॉन V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 10 इंटू 15। ठीक है, सॉरी 10 इंटू 15, 5 टू जा, सो कितना हो गया, 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 30, 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 30, तो V ऊपर जाएगा तो 30 भी ऊपर जाएगा, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। इतनी बात तो आ रही है आपको समझ में। तो V की वैल्यू कितनी मिली बच्चे, 30 मिली। बात समझना, V की वैल्यू कितनी मिली, 30 मिली। दैट मीन्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। याद करो, अभी पिछला वाला जो हमने जो डेरिवेशन किया है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम जो V मानते थे ना, V यही तो है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। और कैसे, प्लस का, अब ऐसी बात है कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब देखो यहाँ से ध्यान समझना, देखो अब हमने जो इमेजिनेशन किया था, ठीक है, वो हमारा इमेजिनेशन थोड़ा सा गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने कहा सर हमारी जो सर्किल है ना, हमारे सर्किल की ओवरऑल जो डायमीटर है बच्चे को देखो कितनी है, वो है 20 ना, लेकिन जो इमेज बनी
वो कहाँ बनी 30 पर। तो ठीक है, मतलब इतना तो समझ में आ गया कि अब हमारा सर्किल यहाँ तक फिर से, हमारा ग्लास यहाँ तक फिर से पैक्ड हो गया। अब इसके बाद हमारा ये पार्ट कैसा होगा, अब हम इस पार्ट को कैसा ट्रीट करेंगे, एज अ एयर। दैट मीन्स इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी, n1, और n1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होगी 1। आ रही बात समझ में। हम इसलिए यहाँ पर ये चीज़ ऐसे माने थे। देखो मे भी हो सकता था ना कि मान लो अगर अगर इस v की वैल्यू ना, बात समझना, अगर इस v की वैल्यू, ये हमने जो भी जो v जो 30 हमने जो निकाला ना, इस v की वैल्यू मान लो 30 ना हो करके मान लो अगर 15 आ जाती, तो अब ऐसी बात है। आप क्या कहते हैं कि सर ये जो इतनी बड़ी लंबी आप जो रे बना रहे हो ना, ये रे यहाँ पे ना होकर के कहीं यहाँ पर रहती, यानी कि सर्किल के ही अंदर रहती। समझ रहे हो मेरी बात, सर्किल के ही अंदर रहते। तो इसलिए हमने अभी माना था कि ये पूरा का पूरा है ना, इस पोर्शन को छोड़ करके, यानी कि इस पोर्शन को छोड़ करके इधर पूरा का पूरा पोर्शन कैसा डेंसर है। लेकिन हमें इतनी बात समझ में आ गई जब हमारा इमेज जब बना ना, ठीक है, तो हमें इतनी बात समझ में आ गई कि अच्छा ये हमारी सर्किल फिर से यहाँ पर क्लोज हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो स्फीयर है वो कितने डायमीटर का है, 20 का है। लेकिन यहाँ तो हमारा इमेज बन रहा है वो 30 पर, यानी कि इसके बाद ये स्फीयर हमारी क्लोज हो गई। अब ध्यान से बात समझना, देखो ये जो v इक्वल टू जो आपको जो 30 सेंटीमीटर मिला है ना, ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, एक हम कह सकते हैं क्या कि देखो ये हमारी जो इमेज होगी वो हमारी जो इमेज बनी ना, अब हमारी ये जो इमेज होगी वो अब फिर से हमारे इस P2 के लिए क्या बोला था ना कि ये बताओ, आप ये बताओ कि वेयर विल बी द बीम इज फोकस्ड। ठीक है, यहां से देखो क्वेश्चन से देखो, कह रहा है कि वेयर विल बी द बीम इज फोकस्ड फ्रॉम अदर साइड, इस साइड से भाई स्फीयर का एक साइड ये, तो वेयर विल बी द बीम इज फोकस्ड फ्रॉम अदर साइड आफ्टर रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहां पर आपकी जो है इमेज बनी, तो अब ये जो इमेज होगा वो इस साइड के लिए क्या करेगा, एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। और कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात समझ गए। अब यहां से जो इमेज बनी, यहाँ पे कहीं इनफाइनाइट पे हमारी ऑब्जेक्ट थी, इनफाइनाइट की ऑब्जेक्ट बन गई आई डैश पर, ये हमारी इमेज बनी। अब ये जो इमेज होगी इस साइड के लिए, लेंस की इस साइड के लिए कैसा एक्ट करेगी, एज अ एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। यानी कि अब हमें यहां से यहां तक की हम जो भी डिस्टेंस निकालेंगे ना, इस P2 के लिए हम बोल देंगे कि यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस होगी ना वो हमारी होगी u। समझना, बात समझो, ठीक है, u होगी। अब हम क्या ट्रीट करें कि नहीं, अब ऐसा हुआ कि देखो इमेज तो हमारी एग्जैक्टली यहां पर बन रही है, तो अब ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि जब इसका जब रिफ्रैक्शन होगा तो देखो फिर से क्या होगा, जब ये हमारी जो ग्लास रे के मतलब ग्लास के अंदर जो हमारी जो लाइट रे थी, जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो फिर से ये क्या, देखो अब बेसिकली हम जानते हैं कि जहां पर ये हमारी इमेज फॉल हुई वहां पर हमने क्या ड्रॉ कर लिया, वहां पर हमने एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लिया। और आपको पता है कि अब आपका ये मीडियम नंबर 2 है, दैट मीन्स ये डेंसर है और ये रेयर है। तो जब लाइट की जो रे है, जब डेंसर से जब रेयरर की तरफ आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से अवे होती है। तो देखो ये नॉर्मल है, ध्यान समझो, ये नॉर्मल है तो ये अब इससे दूर भागेगी ना। तो अब फाइनल इसका जो पोजीशन होगा ना, इस इमेज का जो पोजीशन होगा वो कहीं यहां पर बनेगा। समझ गए, यानी कि पॉइंट, यानी कि नेक्स्ट साइड से, यानी कि अदर साइड से इसकी बीच की अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, दैट मीन्स अब हमें यहां से लेकर के यहां तक क्या निकालना है, हमें यहां से यहां तक निकालना है v। क्या निकालना है, v। नहीं समझे, सुनो मेरी बात। ये आपका स्फीयर था, स्फीयर के थ्रू क्या हुआ, लाइट का क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। तो हमने पूरा का पूरा मान लिया कि चलो भाई अगर ये डेंसर है, तो हमने देखा कि ठीक है इमेज यहाँ पर बन गई। लेकिन अच्छा इमेज यहाँ पर बनी, यानी कि हमने कहा अच्छा इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर आया ना, 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हमारा ये स्फीयर क्लोज्ड हो गया और हमारी जो इमेज है वो स्फीयर के बाहर बन रही है। ठीक, यहाँ से हमें इतनी बात हम श्योर हो ली है। अगर बाहर बन रही है तो अभी ऐसी बात है, हम यहाँ से यहाँ तक जो रे जो डायरेक्टली ले गए थे, अब ये डायरेक्टली तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये डेंसर है, ये रेयर है। फिर से जब रे लाइट जब लाइट की जो रे है जब वो डेंसर से जब रेयर में जाती है तो नॉर्मल से अवे होती है। तो ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा ये, बट अब क्या हो जाएगी, ऐसे इससे अवे हो जाएगी, यानी कि इससे दूर भागेगी। तो दूर भागेगी तो दैट मीन्स यहाँ पर बनेगी। अब यहाँ पर जो भी हमारी इमेज बनेगी वही हमारी इसकी, अब हम क्या करेंगे, जैसा भी हमारा क्वेश्चन में बोला, देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस बताओ, नेक्स्ट दूसरे अपोजिट वाले साइड से यहाँ से इसकी डिस्टेंस बताओ, या फिर ये बोल देगा कि चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ किसके बीच की डिस्टेंस बताओ, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमें डिस्टेंस निकालनी ओवरऑल। और अब हमारी ये जो इमेज होगी है ना, ये हमारे इस P के लिए कैसा एक्ट करेगा, एज एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, निकाल सकते हैं। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक टोटल 30 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए।
तो 30 माइनस 20, नहीं देखो यहाँ से यहाँ तक 30 और 30 में से इतना हटा दो, 30 में से इतना हटा दिया तो 30 में से इतना हटा दिया तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा P2 i डैश। तो P2 i डैश हमारी क्या हो जाएगी, हमारी न्यू ऑब्जेक्ट की, मतलब हमारी ये ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है क्या 10। आ रही बात समझ में, 10 है, रख दिया जाए। चलो देखो, तो हमने कहा सर जाएगा, देखो ध्यान से देखना, अब हम इस वाले पोर्शन के लिए ले रहे हैं, दैट मीन्स हमने मान लिया इसको, मान लो अगर ये ए है तो ये मान लो बी है। अब फिर से रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, तो अब कौन से साइड के लिए ले रहे हैं, अब हम साइड के लिए ले रहे हैं BP2, है ना, ठीक है, कौन से साइड के लिए ले रहे हैं BP2, है ना, रिफ्रैक्शन एट साइड BP2, ठीक है। तो P2 i डैश, P2 i डैश हमारी क्या हो जाएगी, अब हमारी एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की तरह एक्ट करी, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखो हम कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा सर P1 i डैश, P1 i डैश और P1 i डैश की देखो हमें वैल्यू पता है 30, और हम P1 i डैश में से क्या कर दें, इस वाले यानी कि P1 P2 की वैल्यू को हम क्या कर दें, माइनस कर दें, और आपको P1 P2 पता है ना, P1 P2 दैट मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये जो भी आपका स्फीयर है, तो कितना हो जाएगा P1 i डैश दैट मीन्स 30 और माइनस P1 P2 दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है 20, तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब ये वर्चुअल है, वर्चुअल है इसलिए हम यहाँ पे डिस्टेंस कैसी ले रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस कैसी ले रहे हैं, प्लस में ले रहे हैं, तो प्लस में ही रखेंगे भाई, इस साइड है ना, इस साइड है तो इस साइड है तो कैसे रखोगे, प्लस में ही तो रखोगे। चलो अच्छा, तो रिफ्रैक्शन अब हम फिर से क्या करा रहे हैं, अब देखो अब हमारी जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो देखो कैसे हो रही है, अब हमारी डेंसर टू रेयरर हो रही है, डेंसर से, अब यहाँ से देखो डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं ना, तो ना हमने कहा कि देखो डेंसर टू रेयर में हो रहा है तो हम डायरेक्टली क्या कर लें, अपना फॉर्मूला अप्लाई करें, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन, जस्ट चेंज हो जाता था, U इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R, और इस N1 अपॉन आपको N1 देखो आपको पता है कितना 1, ठीक है, और V आपको निकालना है माइनस N2 आपको पता है 1.5, U आपको पता है, देखो U आपने निकाले कितना 10, तो U की जगह कितना रख लिया जाए 10 रख लिया जाए, इज इक्वल टू 1 माइनस N2 की वैल्यू 1.5 अपॉन R देखो अभी भी तो वही रहेगा, हाँ R चेंज हो जाएगा, अब बात समझना, हो गया। देखो आपने कहा सर अब आप ऐसा सोचो कि आपका रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे हो रहा हो, अब ये सारा का सारा पोर्शन इधर से हट गया, देखो ये अब आपका एक स्फेरिकल जो है सरफेस है, ठीक है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, तो कॉनकेव के लिए अब जो भी डिस्टेंसेज होंगी आर की वो इधर की तरफ होंगी, तो आर जब इधर आप लोगे इस पी पॉइंट से, जब इधर की तरफ आप जो भी डिस्टेंसेज लोगे तो आर आपको कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको लेना पड़ेगा माइनस में, तो आर आप कैसे लोगे अब माइनस में, तो जहां भी आर होगा ना आप उसकी क्या जगह क्या रखोगे, माइनस का 10 सेंटीमीटर, बस यही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। सो 1 अपॉन वी इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, सबको इधर भेज दिया जाए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा 1 में से 1.5 गया तो कितना बचेगा माइनस का 0.5 अपॉन माइनस का 10, और ये इधर आएगा तो प्लस का 1.5 अपॉन 10, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसका भी 10 है इसका भी 10 है, दोनों के अपॉन में क्या कर ले 10 कर ले, 0.5 प्लस का 1.5 कर लिया जाए, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन 10, तो 2 अपॉन 10 का मतलब क्या 1 अपॉन 5, सो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन 5, सो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वेयर विल द बीम इज फोकस्ड, तो बीम विल बी फोकस्ड, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर साइड ऑफ द लेंस, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर साइड ऑफ द लेंस, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन हैं, तो आई होप आप दूसरा वाला क्वेश्चन कर लोगे, शायद हमें बताने की जरूरत ना पड़े, कर लोगे ना, इंपॉर्टेंट है देखो इसलिए इतना हम टाइम दे रहे हैं, ठीक है, वरना फिर नहीं देते। मे भी अब ऐसा भी नहीं कि सर ने बताया तो हाँ 100% आएगा ना बच्चा ना, ऐसा भी नहीं है, हम यार जो इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि नई चीजें शॉर्टली पढ़ करके जल्द से आगे भाग जानी है। देखो आप जो भी मेरे से पढ़ रहे हो ना एकदम सॉलिड पढ़ रहे हो, अगर आया है ना तो फिर छोड़ोगे नहीं, ठीक है, तो इसलिए पढ़ लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि नहीं सर ने बताया तो आएगा ही ना, भाई हम अंतर्यामी थोड़ी ना कि आपको हम ये बता देंगे नहीं नहीं है यही आना है यही रट लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और कभी किसी चीज़ को एकदम श्योर होकर के मत जाओ कि नहीं है, पढ़ो सभी चीज़ों को पढ़ो, ठीक है। चलो फिलहाल तो क्या किया जाए भाई, दूसरा वाला क्वेश्चन बता दिया। देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी आपके सैंपल पेपर का ही पार्ट है, मतलब सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये बहुत 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 पहले, ठीक है, जब हम क्लास 12 में नहीं थे तब का तब का ये आया है
तो आई होप आप ये कर लोगे। तो जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने PDF वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी तो आज कोशिश करेंगे कि आज हम 2 वीडियो अपलोड कर दें, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो और जल्दी जल्दी आप भी पढ़ते चलो।